2001 में प्रधानमंत्री बने और 2005 में उनकी सरकार ने गाजा के लिए एक इजरायली विघटन योजना की घोषणा की, जिसमें इजरायली बस्तियों और सैन्य बलों की पूर्ण एक तरफा वापसी शामिल थी। लगभग 8,500 इजरायली निवासी, जिनमें से कुछ दशकों से बाहर रह रहे थे और योजना का विरोध कर रहे थे, जो कि उनको घरों से हटा दिया गया और उनमें से कुछ को मुआवजा दिया गया। इजराइल ने गाजा का नियंत्रण राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास के नेतृत्व वाले फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंप दिया। इसने वेस्ट बैंक में 4 इजरायली बस्तियों को भी खाली कर दिया। वापसी का उद्देश्य इजराइल की सुरक्षा में सुधार करना और स्थायी शांति के लिए परिस्थितियां बनाना था और विचार यह था कि सैनिकों और बसने वालों को सीमाकरण से हटाने से स्थिति कम हो जाएगी और वास्तविक शांति वार्ता की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो कि आज के इस वीडियो में आपको इजराइल और फिलिस्तीनी की कुछ ऐसी घटनाएं और सच्चाई का पता चलने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे और यह वीडियो पूरा देखने के बाद आपको इजराइल और फिलिस्तीनी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दे। मुझे पता है कि आप लोग वीडियो पूरी देखने के बाद भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते और आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2006 गाजा पर हमास का कब्जा और दूसरा लेबनान युद्ध। ओस्लो समझौते के हिस्से के रूप में कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को आंशिक रूप से पीए की विधायी शाखा द्वारा शासित किया जाना था, जिसके पास नागरिक मामलों, आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर अधिकार है। 2006 तक अपने पूरे अस्तित्व में पीए पर धर्मनिरपेक्ष फतह पार्टी का वर्चस्व था, जो इजराइल राज्य को मान्यता देती है और 1990 के दशक में सशस्त्र प्रतिरोध को त्यागने के बाद इसके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही है। यह 2006 के चुनाव में बदल गया, जब हमास ने अधिकांश परिषद सीटें जीत ली। हमास के इजराइल के साथ सशस्त्र टकराव के इतिहास और समग्र रूप से इजरायली राज्य को नष्ट करने के उसके उद्देश्य के कारण अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने हमास के नेतृत्व वाली सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया और अमेरिका ने फतह कमांडर मोहम्मद दहलान की सेना को $86 मिलियन की सैन्य सहायता देने का वादा करते हुए हमास के खिलाफ हिंसक तख्ता पलट किया और दोनों पक्षों के एक स्थायी सत्ता साझाकरण समझौते पर पहुंचने में विफल रहने के बाद हमास और फतह की सैन्य शाखाओं के साथ साथ उनके सहयोगी मिलिशिया के बीच एक संक्षिप्त गृह युद्ध छिड़ गया और उसके बाद हमास ने फतह की सेना को हरा दिया। और हालांकि समूह के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सांसदों को विधान परिषदों ने निष्कासित कर दिया गया। हमास ने गाजा पर नियंत्रण कर लिया, जबकि फतह ने वेस्ट बैंक पर नियंत्रण बनाए रखा। इसके बाद इजराइल ने गाजा की नाकाबंदी कर दी। उस वर्ष बाद में हमास ने इजरायली सेना एक सैनिक गिलाद शालिद का अपहरण कर लिया और उसे गाजा में ले गया, जबकि इजरायली सेना ने जवाब में गाजा पर हवाई हमले के लिए और 2011 तक ऐसा नहीं हुआ। वे अंत 1000 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली करके उसकी रिहाई सुनिश्चित करने में सक्षम थे, जबकि 2006 भी लेबनान में संघर्ष लेकर आया। फिलिस्तीनियों के मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश आशा के साथ हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर हमला किया और इजराइल ने दक्षिण लेबनान में सीमित जमीनी घुसपैठ के साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के अभियानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और हिजबुल्लाह, जिसे अमेरिका द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है, जबकि जबानी कार्यवाही में रॉकेटों की बछौर की, इसने उत्तरी इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया। गोलीबारी 1 महीने तक चली, जिससे हजारों इजरायली और लेबनानी नागरिक अपने घरों के विस्थापित हो गए और परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में कुल 1150 से अधिक लोग हताहत हुए। जबकि लड़ाई संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई, जिसके तहत इजरायली सेना को दक्षिणी लेबनान से हटने की आवश्यकता थी, जबकि 30,000 लेबनानी और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना ने हिजबुल्लाह को फिर से संगठित होने से रोकने के लिए क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। और इजराइल ने संघर्ष के जवाब में अपनी आयरन डोम कम दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करना शुरू कर दिया। 2008 से 2014 गाजा में युद्ध। कुछ ही महीने पहले हमास के साथ युद्ध विराम पर सहमति बावजूद नवंबर 2008 में इजरायली सैनिकों ने हमास के आतंकवादियों को मारने के लिए गाजा में छापा मारा। इससे तनाव बढ़ गया और इजराइल ने ऑपरेशन कास्ट लीड शुरू करने का फैसला किया, जो हवाई बमबारी सहित गाजा पर एक सप्ताह तक चलने वाला हमला था। और एक जमीनी आक्रमण, हताहतों की संख्या पर विवाद है, लेकिन इसमें कम से कम 1000 फिलिस्तीनियों और 12 इजरायली मारे गए और इसने गाजा में आवास व्यवस्थाओं और विद्युत बुनियादी ढांचे को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने बाद में पाया कि इजरायली सेना ने ऑपरेशन में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध किए, जिसमें आबादी वाले क्षेत्रों में सफेद फास्फोरस का उपयोग करना और जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाकर वो सब कुछ शामिल था। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजरायली नागरिकों पर रॉकेट दागकर युद्ध अपराधी भी किया है, जबकि 2012 में गाजा से इजराइल की और हमास के रॉकेट लॉन्च में वृद्धि के बाद हिंसा फिर से भड़क उठी। इजराइल ने जवाबी कार्यवाही करते हुए 8 दिनों तक हवाई हमले किए और हमास की सैन्य शाखा के प्रमुख को मार डाला और इसी लड़ाई में लगभग 180 लोग मारे गए, जिनमें और संयुक्त राष्ट्र द्वारा दोनों पक्ष
पक्षों को फिर से युद्ध अपराध करते हुए पाया गया। हालांकि मिस्र ने युद्ध विराम कराने में मदद की, लेकिन यह काल्पनिक था। जबकि 2014 में हमास ने वेस्ट बैंक से 3 इजरायली किशोरों का अपहरण कर लिया और उनकी हत्या कर दी। और इसी जवाब में इजराइल ने गाजा में हवाई हमले, जमीनी अभियान और नौसैनिक नाकाबंदी शुरू की। हालांकि इजराइल का कोशिश लक्ष्य हमास के आतंकवादियों और उनके बुनियादी ढांचे से 7 सप्ताह तक चली और इसी लड़ाई में हजारों फिलिस्तीनी मारे गए। हमास ने इजराइल के स्वयं के रॉकेट लॉन्च किए, जिनमें से अधिकांश को आयरन डोम द्वारा रोक दिया गया था। फिर मिस्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम ने संघर्ष को समाप्त कर दिया, लेकिन इसने गाजा को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की क्षति और बुनियादी आवश्यकताओं की कमी के साथ छोड़ दिया, जिससे इजरायली नाकाबंदी का कोई अंत नहीं दिख रहा था। और कम से कम 2200 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश गाजा के नागरिक थे। उसके बाद के वर्ष में हिंसा का प्रकोप जारी रहा। 2021 पूर्वी यरूशलेम और गाजा में बड़ा तनाव। हिंसा का एक और बड़ा प्रकोप 2021 में हुआ, जब इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम के शेख जरा पड़ोस में फिलिस्तीनी परिवार को उनके घरों से बेदखल करने की धमकी दी और यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए महत्व के पवित्र स्थलों का घर और इजरायली पुलिस ने अल के आसपास प्रतिबंध लगा दिए और मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान के दौरान अक्सा मस्जिद। पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजरायली पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई, जिससे व्यापक संघर्ष का मार्ग प्रशस्त हुआ। हमास ने यरूशलेम पर रॉकेट दागे और इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले करके जवाब दिया। फिर इजराइल ने कहा कि वह केवल हमास और उसके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन उसके हमले के परिणाम स्वरूप 200 से अधिक नागरिक हताहत हुए और 11 दिनों के बाद मिस्र और कतर की मध्यस्थता से युद्ध विराम के साथ लड़ाई समाप्त हो गई। लेकिन फिलिस्तीनी निराशाओं पर ध्यान नहीं दिया गया और इजरायली और फिलिस्तीनी आतंकवादियों के बीच हिंसा का प्रकोप जारी रहा। 2023 एक नए युद्ध के बीच मध्य पूर्व में सामान्यीकरण के प्रयास लखड़ाए गए। हाल के वर्षों में इजरायल एकीकृत, समृद्ध और सुरक्षित मध्य पूर्व बनाने के अमेरिका के कोशिश लक्ष्य का एक प्रमुख स्तंभ रहा है, क्योंकि वह इराक और अफगानिस्तान में लंबे युद्ध से आगे बढ़कर अपना ध्यान अन्य हिस्सों पर केंद्रित करना चाहता है, रूस और चीन सहित विश्व। हालांकि 2014 में इजराइल और पीए के बीच अमेरिकी नेतृत्व वाली वार्ता रुक गई, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इजराइल और उसके कई मुस्लिम बहुमूल्य पड़ोसियों, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए समझौते किए और इन सामान्यीकरण प्रयासों का उद्देश्य देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक चैनल स्थापित करना है। जबकि बिडेन प्रशासन ने इजराइल और उसके मुख्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की भी मांग की, ताकि वे ईरान के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बना सके, जो एक आम प्रतिद्वंदी है जो आर्थिक रूप से हमास का समर्थन करता है। हालांकि 7 अक्टूबर को हमास के क्रूर हमले और गाजा में इजराइल की क्रूर प्रतिक्रिया के मध्य पूर्व में स्थिरता की दिशा में प्रगति को पटरी से उतार दिया है। यह इजराइल हमास युद्ध दोनों पक्षों के लिए अब तक का सबसे घातक युद्ध रहा है। ऐसा लगता है कि इजराइल और हमास दोनों पहले ही युद्ध अपराध कर चुके हैं। हमास के हमले को विफल करने में अपनी विफलता के सामने ताकत का प्रदर्शन करते हुए इजराइल हमेशा के लिए हमास को खत्म करना चाहता है और इससे हासिल करने के लिए नागरिकों की जान लेने की तैयार है। और अब कोई रास्ता दिखना मुश्किल है। कोई भी युद्ध विराम हिंसा को रोकने और संघर्ष को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए अमेरिका द्वारा इजराइल पर अपना प्रभाव डालने पर निर्भर हो सकता है। और दोस्तों, हमारी इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही ले। और इजराइल और फिलिस्तीनी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।